Hello, good afternoon, FIBCom students. Good afternoon, ma'am. Okay, get ready, get ready, get ready for lecture. Yes, ma'am. Okay. So yesterday we were discussing about the climate. Okay, there was one point which was left in the climate. So I will repeat it. I will explain it. Then I will go ahead. EVS lecture. Okay. Just tell me, do you all of you get your roll number? Do you all of you get your roll number? All the students? Yes or no? Sai, Swalia, do you all of you get your roll numbers? Yes Yes, or no? ma'am. Yes? Do you get it? All of you? PDF पाठवलेला चौगुले मॅमने. म्हणजे रोल नंबर मिळाले तुम्हाला सगळ्यांना? होय. ओके. ठीक आहे. Okay, so shall we start? Okay. So yesterday we were discussing about the climate. Do you have any problem in that particular topic? Do you have climate? I'm talking about climate, EVS lecture. Do you have any problem? No? Or yes? Okay, I shall go ahead. No reply. Okay. Due to this distribution of population on the surface is uneven, needs and want is uneven on the earth. So, whenever we are talking about the population, okay, the distribution of population is also different according to their needs and according to their wants. Okay, densely populated countries of Europe import the wheat from USA and Canada. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यूरोप में जो ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो यूएसए और कनाडा से गेहूं मंगवाते हैं. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, पाकिस्तान एंड चाइना इंपोर्ट द राइस फ्रॉम म्यांमार एंड थाईलैंड. द सेम वे पाकिस्तान एंड चाइना also import the rice from Myanmar and Thailand. Due to the cold winters in Europe and North America, demand woolen clothing is very high, and therefore this area import the raw material from the Australia and South Africa. तो जब हम अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं, तो वहाँ पे ठंडी का माहौल ज़्यादा रहता है, ठंडी कूलिंग एटमॉस्फेयर ज़्यादा रहता है, तो उनको वुलिंग क्लोथ्स और वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है. तो उसके हिसाब से वहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है. तो उसके हिसाब से नॉर्थ अमेरिका और ये जो यूरोप है तो वो कहाँ से अपना वुलन मंगवाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से वहाँ से अपना वुलन मंगवाते हैं. देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट ऑफ सम टेरिटरी एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म. तो क्लाइमेट का और जो टूरिज्म का जो एक संबंध है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ही टूरिज्म होगा, तो वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रॉपिकल एरिया many rich people go to the hill stations like माथेरान, महाबलेश्वर, शिमला एंड ऊटी. तो जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं कि हम घूमने की बात करते हैं कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, तो लोग जैसा एटमॉस्फेयर रहता है और जैसा क्लाइमेट रहता है उस हिसाब से लोग माथेरान घूमने जाते हैं, महाबलेश्वर घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं, ऊटी जाते हैं. ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं कि जहाँ ट्रॉपिकल एरिया में उसके क्लाइमेट की वजह से लोग घूमने जाते हैं. So do you understand all of you this point properly? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, कभी ma'am. कभी ऐसा लगता है कि जल्दी रिप्लाई नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सो रहे हैं या कुछ मोबाइल कहीं पे रख के चले गए. जस्ट अगर आपने ये अभी प्रॉपर नहीं समझा तो ये मत सोचिए कि आपकी ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाला है. अगर ऑफलाइन हो तो आपको सबको ये सभी
ये जो सभी पॉइंट्स है या कुछ भी जो स्टडी है आपका, वो एक दिन में नहीं होगा, इतना याद जरूर रखिए। और जैसे हालात सुधर रहे हैं, तो हालात सुधरने की वजह से जल्दी ऑफलाइन भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि हमारा ऑनलाइन ही होने वाला है या कुछ भी। जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू और आई एम जस्ट गिविंग द हिंट टू यू, सो बी केयरफुल। ओके ओके। तो कल हमने, एक मिनट, कल मैंने ये आपको ये पार्ट पढ़ाया था, साइज शेप ऑफ द कंट्री। ये ये जो है ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। साइज शेप, लोकेशन, फिर होते हैं टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। तो हर एक का अलग अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये साइज और शेप में दूसरा दूसरा पॉइंट है। ऑन द अदर हैंड, the country may have fragmented and elongated shape. The compact country have all its economic development as the coordination of its various resources becomes easy. If it is fragmented country, it will hinder the development. Fragmented means टुकड़ों में बटा हुआ. Fragmented means divided into the pieces. Fragmented. Okay. तो एक जब हम कंट्री की बात करते हैं या कुछ किसी देश की बात करते हैं, अगर वो फ्रेगमेंटेड है, बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसको एलोंगेटेड मीन्स उसको लंबा, एलोंगेटेड मीन्स उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसा कांच होता है, छोटा सा कांच है, ओके, छोटा सा कांच है, तो उसका जो साइज है उतना उतना ही होगा। लेकिन अगर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, तो वो स्पेस कैसे रखेगा, स्पेस कैसे रखेगा, वो स्पेस कैसे रखेगा। हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी। हेलो, कि जैसा एक कांच का टुकड़ा है, पूरा एक ही कांच है, एक ही जुड़ा हुआ है, तो उसका माप लिया जा सकता है। लेकिन उसका टुकड़ा टुकड़ा बटा हुआ है, तो वो स्पेस कैसे रखेगा, ज्यादा रखेगा ना, वो स्पेस कैसे हाँ रखेगा, ज्यादा यस मैम रखेगा। हाँ, सो यस मैम इस तरह कंट्री देश के बारे में भी ऐसा होता है। इफ ऑन द अदर हैंड, इफ द कंट्री में हैव फ्रेगमेंटेड एलोंगेटेड शेप, उसका शेप जो होता है वो बड़ा होता है। देन कॉम्पैक्ट कंट्री हैव इज ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ इस वेरियस रिसोर्सेज बिकम्स इजी। जो कॉम्पैक्ट कंट्री होता है, तो कॉम्पैक्ट कंट्री का जो रिसोर्सेज होता है, तो उसके हिसाब से, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से उसके लिए इजी हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। हाँ मैम ओके, अभी मुझे ऐसा लगता है आप सो रहे हैं शायद, खाना खा लिया, सो रहे हैं या जग रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम। नहीं जागे है जागे, वेरी गुड। ओके, जग रहे जग रहे, थैंक यू फॉर दैट। ओके, दूसरा यहाँ पे देखिए, अ कंट्री हैव एलोंगेटेड शेप लाइक इन द केस ऑफ चिली, ये उसका नाम है चिली और पेरू, मे फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन। तो जैसा मैंने बताया, एलोंगेटेड मीन्स वो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ फ्रेगमेंटेड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो कंट्रोल होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स रिलेशन जो होता है, हाँ, एकजुट रहने का जो रिलेशन होता है, उनको बहुत फेस करना पड़ता है, उनको बहुत फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमारा कश्मीर आता है। अभी तो 370 वो वाला रूल्स अपने शायद न्यूज़ में आपने देखा होगा या कोई कुछ सुना होगा। हमारी इंडिया में होते हुए भी हमारा वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, हाँ। लेकिन मीन्स ये उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड शेप, टुकड़ों में बटा, कि उसका टुकड़ा बटा हुआ है। इस तरह से क्या होता है, उनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल कंट्रोल होता है या इंटीग्रेशन होता है, तो उनको बहुत कुछ सामना करना पड़ता है पॉलिटिकल पावर में, या पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता है, या आतंकवाद होता है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह के प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है।
as the fragmented country also faces the problem of overall balanced development. तो fragmented country है, टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है. So do you understand this point properly, all of you? Do you Yes, understand? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. दूसरा है cost line. The among the different modes of transport, water transport is cheapest. जब हम cost line, coastal area, okay, coast line is related to coastal area. So when we are talking about the transport modes, or we are when we are talking about the transport facilities, at that time the transport means which transport, water transport is very cheap. Water transport is very cheap. Most of the world trade is carried out by the water transport. कि दुनिया का जो व्यवहार होता है, जो व्यापार चलता है, व्यापारी व्यवहार जो चलता है, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही चलता है. The development of ports and harbors for international trade depends upon the nature of coastline. तो जो मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार चलता है, तो वो पर्टिकुलर उसके जो कॉस्ट लाइन का जो एरिया होता है, उसका जो नेचर है या उसका एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे पोर्ट्स कितने हैं, हार्बर कितने हैं, उस पर डिपेंड रहता है. समझ में आ रहा है पॉइंट्स? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. और मे आई Yes, एक्सप्लेन ma'am. अगेन? मे आई एक्सप्लेन अगेन? If you don't understand, you can raise your hand. You can raise your hand. If you don't understand, you can tell me directly. आगे बढ़ो. आपको समझ में आ रहा है मैं कौन सा पॉइंट चला रही हूँ, आपको कौन सा पॉइंट सिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है Ma'am. इसमें? Yes, ma'am. ओके. तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट लाइन की हम जब बात करते हैं, कॉस्ट लाइन ट्रेड की बात करते हैं या कॉस्ट लाइन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे इजी वाला और सबसे चीपेस्ट है, इजी और चीपेस्ट है. तो यहाँ पे जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जब भी व्यापार होता है, तो वो ज़्यादातर कॉस्ट लाइन को पसंद करते हैं. कॉस्ट लाइन ट्रांसपोर्ट को, वाटर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा पसंद किया जाता है. मीन्स एक जगह शिप से दूसरी जगह शिप लोड करना, फिर अपलोड करना, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना, जैसे हम मूवी में भी कभी कभी देखते हैं. तो जहाँ पे हार्बर होता है, पोर्ट्स होता है, तो उसकी वजह से वो उनका जो काम होता है वो इजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे दापोली में हरणे, अपने नाम हरणे में आप जाते हो ना, शायद कुछ बच्चे हरणे से भी आते हैं. तो हार्बर है, वहाँ पे पोर्ट्स है, हार्बर है, तो उसका जो फिशिंग का जो हम बोलते हैं फिशिंग जो बिजनेस होता है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, नेशनल लेवल पे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है. समझ में आ रहा है? नेशनल लेवल पे इजी हो जाता है. तो इसकी वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे चीप है. समझ में आया? अभी समझ में आया? Madam. Yes, madam. Okay, next point is okay. Next slide is when coastline is broken, there are number of bays and headlands. तो कभी कभी क्या होता है कि when the coastline is broken, coastline कैसे ब्रोक होती है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल जब भी पानी में भरती आती है, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते. ओके, बेस समझ में, किनारे पे आप नहीं जा सकते. या हेडलेंस होता है हेडलेंस मीन्स जो जहाँ पे उसके किनारे पे तो थोड़ा बहुत हम बोलते हैं रॉक्स होता है या जगह होती है, तो उस पे आप नहीं जा सकते. आपको कभी कभी जब आप कोस्टलाइन एरिया में रहते, तो जब भी उस एरिया का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता है, तो जो आजू बाजू के जो जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल जो लोकेशन वाले लोग होते हैं जिस पे वो काम करते हैं, तो हमें बताते हैं कि आज आप नाव लेके मत जाइए. पर्टिकुलर हम जब whenever we are talking about the fisherman, okay,
तो वहाँ पे आपको ना बोल दिया जाता है। ओके, तो हेडलैंड्स हेल्प टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ द विंड एंड वेव्स। तो हेडलैंड्स क्या होता है? तो हेडलैंड्स मीन्स जो रॉक्स होते हैं या हम बोलते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर ये जो हम बोलते हैं बड़े बड़े पत्थर वगैरह या ऐसा कुछ होता है, तो जिसकी वजह से जो हवा की जो दिशाएं होती है, जो लहरों की जो दिशाएं होती है, उसकी वजह से वो टर्न हो जाती है या हवा की दिशा थोड़ी सी चेंज होती है। क्योंकि जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा थोड़ी सी पतली होती जाती है, उसी तरह जब हम कोस्टल एरिया में जाते हैं, अगर लहरें ऊंची उठ रही है तो वहाँ पे आपने शायद लहरों को पत्थर से टकराते। टकराते हुए आपने देखा होगा। तो इस तरह से उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। अभी ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओके। यस मैम। हाँ आ रहा है मैम। यस water मैम। water bay is water in water in bay is therefore the calm and which is essential for launching the ship and also for loading and uploading the cargo। तो बेस की वजह से क्या होता है, हेडलैंड्स की वजह से क्या होता है कि जो पानी की दिशा होती है, जो हवा की दिशा होती है, वो चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम जो बोलते हैं कि जो शिप वगैरह होता है तो वो हार्बर पे या पोर्ट पे वो शिप अपलोड कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं या कार्गो से जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं तो वो लोड कर सकते हैं। जैसे जैसे हमको पता, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम किसी नाव में बैठे हैं तो उसका जो पर्टिकुलर जैसे नाविक जो से नाव चलाता है तो वो उसको जिस तरह से चलाता है तो पानी का उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि पानी जिस तरह बह रहा है उसी तरह हम जा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो बेस होते हैं उसका जो किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा होता है या हेडलैंड्स होता है, उसकी वजह से पानी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस Okay. मैम। For example, coastline of many West European countries, Japan and North America is broken and encourage the development of number of natural ports and harbors to develop international trade। तो यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे when we are talking about the coastline of many West European countries, जब हम यूरोपियन कंट्रीज की कोस्टलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जापान और नॉर्थ अमेरिका। जो उसका जो कोस्टलाइन जब टूट जाता है तो मीन्स उसकी कोस्टलाइन की वजह से वो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो और लोगों को और देशों को वो क्या करते हैं, एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर, कि उनको वहाँ पे बिल्ड करने के लिए और हार्बर बिल्ड करने के लिए वो इंटरनेशनल ट्रेड पे वो उनको इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पे चलना चाहिए तो दूसरों देशों को वो एनकरेज करते रहते हैं। तो समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। जापान और यस अमेरिका मैम। ये दो देश हैं, हाँ, वेस्ट कंट्री के दो देश हैं जो अपने सपोज उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रही है कॉस्टलाइन पे, तो इसकी वजह से वो दूसरों देशों को उनका व्यापार अच्छा चले, इंटरनेशनल ट्रेड उनका अच्छा चले, तो उसके लिए उनको एनकरेज करते कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर वहाँ पे होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, स्मूथ एंड रेगुलर कोस्टलाइंस आर डायरेक्टली एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड पावरफुल सी वेव्स। ओके, तो दूसरे तरीके से कि जब हम दूसरा कौन सा तरीका है कि जैसे सीधे ही कि कोस्टलाइन की जब हम बात करते हैं कि जब भी बहुत हवा तेज चल रही होती है और पावरफुल सी वेव्स आते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रेड अच्छी तरह से या मीन्स जो कार्गो या जो शिप हैं तो वो एक मीन्स हार्बर या पोर्ट पे अपलोड नहीं हो सकते। तो दिस डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर। तो जहाँ पे नेचुरली जहाँ पे हार्बर और पोर्ट्स हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे वो सीधा हवा उसी डायरेक्शन में आता है जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट या वहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Do you understand this point properly, all of you? यस मैम। मैम। Yes. यस मैम। यस The मैम। next point is
coastline have deep water and high coastline have shallow water near the coast. अभी coastline में भी कभी कभी हम बोलते हैं कि पानी बहुत गहरा होता है और पानी कभी कभी गहरा नहीं होता है। तो जो लो coastline होती है कि लो coastline में क्या बोले कि लो coastline की वहाँ पे पानी बहुत गहरा होता है और जो हाई coastline होते हैं कि जो बड़ा समुद्र होता है, बड़ा बीच होता है, तो वहाँ पे जो पानी होता है वो थोड़ा सा शैलो होता है। Therefore, the low coastline are better for the development of ports and harbor than high coastline. तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हार्बर और पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए तो जो लो कॉस्टलाइन होता है वो उसके लिए बेटर है। डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? All of you, do you understand? मैम फिर से बताइए प्लीज। Okay, यहाँ पे क्या दिया है? Low coastline have deep water and high coastline have shallow water near the coast. Okay, अब डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी देखते यस हैं। मैम। ओके, हमारे Yes, ma'am. ओशंस कितने हैं? हमारे ओशंस कितने हैं? टोटल ओशंस कितने हैं? टोटल ओशंस कितने हैं हमारे? 7 ओशंस है। 7 ओशंस है। 1. कितने हैं? आप नाम बताइए जरा, ओशंस का नाम बताइए। कितने ओशंस? हिंदी महासागर है, पैसिफिक महासागर, यस। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यस। बड़े बड़े ओशंस, अटलांटिक महासागर, यस, वेरी गुड। अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर है। वो आ गया, आपने बोल दिया। दूसरा, अभी 3 रह गए, कौन से वाले हैं? कौन से वाले हैं? बंगाल का उपसागर है वो वो नहीं, हम पूरे ये बोल दिए। बंगाल की खाड़ी के बारे में बात नहीं करो। बे मीन्स खाड़ी, बे मीन्स खाड़ी बोलते हैं उसको हम। ओके, जो 7 ओशंस है। ओके, ठीक है। आप कल फिर से आप मुझे नाम बताइए। ओके, आज आप नाम ढूंढेंगे, पूरा पॉइंट लिखेंगे उस पे कि टोटल कितने ओशंस हैं, तो उसका नाम लिखेंगे और आप मुझे, मैं आपको कल फिर से पूछूंगी। ओके, तो ये जो 7 ओशंस है या 7 ओशंस है, तो वो कैसे है? लो कॉस्टलाइन है कि हाई कॉस्टलाइन है? लो कॉस्टलाइन है कि हाई कॉस्टलाइन है, बताइए मुझे। लो कॉस्टलाइन है कि हाई कॉस्टलाइन है वो? हेलो, हाई कॉस्टलाइन। हाई कॉस्टलाइन है। ओके, हाई कॉस्टलाइन है वो। हाँ, तो उसका पानी कैसा रहता है? हाँ, आप डूब जाते हैं उसमें, तुरंत डूब जाते हैं। अगर तैरना नहीं आता तो डूब जाते हैं। हाँ, लेकिन उसका पानी कैसा है? शैलो रहता है ना? उसका पानी Hello. कैसा है? उसका पानी हाँ। कैसा रहता है? शैलो रहता है। ओके, Hello. तो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ओके, तो यहाँ पे यही बात बता रही कि जो लो कॉस्टलाइन होते हैं तो वहाँ पे डीप वाटर होता है, और जो हाई कॉस्टलाइन होते हैं वहाँ पे वाटर कैसा होता है? शैलो, पानी थोड़ा कम होता है। पानी होता है पर इतना डीप नहीं होता है। तो उसकी वजह से जो लो कॉस्टलाइन है कि जहाँ पे पोर्ट और हार्बर बनाया जाता है, जहाँ पे हार्बर और पोर्ट बनाए जाते हैं, जैसे हम मुरुड की बात करें तो वो लो कॉस्टलाइन है, पानी डीप है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हार्बर है कि नहीं? उसकी वजह से हमारे यहाँ पे हार्बर है कि नहीं? हाँ। दूसरा है दाभोल, हमारे आसपास के एरिया की बात है, दाभोल। तो दाभोल में भी हार्बर है कि नहीं? पोर्ट है कि नहीं? जहाँ पे मीन्स जहाँ पे फिशिंग मार्केट होता है, जहाँ पे बाजार होता है, तो वो कैसा है? डीप है। इसकी वजह से हाँ, लो कॉस्टलाइन है, डीप है उसका पानी, तो उसकी वजह से कैसा है? उसके हार्बर के लिए, पोर्ट के लिए कैसा है? अच्छा है।
अभी समझ में है? अभी पॉइंट समझ में है? क्लियर? यस मैम। अभी क्लियर? Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके ओके। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये सब हम अभी ये किसमें पढ़ रहे हैं? साइज एंड शेप ऑफ द कंट्री में ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ, कॉस्ट लाइन है, फिर मिनरल्स है, फिर सॉइल है, ये सब पॉइंट उसमें आ रहे हैं। तो अभी आप देखिए, मिनरल्स आर द मोस्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो मिनरल्स जब भी हमको मिलते हैं तो मिनरल्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अनइवनली, एक जैसा बटा हुआ नहीं होता है। किसी जगह पे ज्यादा होता है, किसी जगह पे कम होता है। Some countries possess the large amount of world's Some countries possess the large amount of the surface world known deposit of mineral and power resources, while others completely devoid of these particular minerals. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो सर्फ पे, अर्थ के सरफेस पे, तो वो कैसा होता है? बटा हुआ होता है, एक जैसा नहीं होता है, सब जगह एक जैसा नहीं होता है कि सभी जगह से तेल मिलता है, सभी जगह से पेट्रोल मिलता है क्या? हाँ, सभी नहीं। जगह से तेल मिलता है, सभी जगह से पेट्रोल मिलता है? नहीं मिलता है। नो मैम। नहीं। पर्टिकुलर एरिया में ही हमको पेट्रोल या पर्टिकुलर एरिया में ही हमको ऑयल मिलता है। ओके, तो उसका जो कुछ जिस कंट्रीज के पास लार्ज अमाउंट में है, ओके, लार्ज अमाउंट में मिनरल्स है और पावर्स रिसोर्सेस है, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ज्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, दूसरे सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, वो दूसरों देशों को बेचते हैं। ओके, और जिसके पास कम है, जिसके पास ये पावर रिसोर्सेज और मिनरल्स कम है, तो वो देश क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं ना? मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते? मंगवाते। अब ओके, आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ढेर सारी बुक्स हैं। ओके, तब मेरे पास 80 to 90 70 बुक्स हैं एफसी की। मैं पढ़ने वाली एक हूँ, लेकिन आपके पास नहीं है, स्टूडेंट्स हो आप, आपके पास नहीं है, तो जिसको जरूरत है तो मैं क्या करूँगी? उसको बांटूंगी ना, उसको बांटूंगी ना? यस और नो? हाँ। उसको मैं बांटूंगी। Yes. ओके, ईवीएस का बुक बांटूंगी, जिसको चाहिए उसको मैं बांटूंगी। तो मेरे पास ज्यादा है तो मैं बांट रही हूँ, और आपके पास कम है तो आप क्या कर रहे हो? ले रहे हो ना? तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके, यहाँ पे देखिए अभी एक एग्जांपल भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल 75% ऑफ वर्ल्ड्स कोल reserves are connected in USA and 90% of world's oil reserves in USA. तो USA means यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा 75% कोल मीन्स कोलसा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो क्या करेगा यूनाइटेड किंगडम? क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? क्या करेगा? यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके नहीं, सॉरी, यूएसए क्या करेगा? वो दूसरों देशों को बांटेगा ना, अगर किसी को चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट करेगा। ओके, तो यहीं पे यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। और 90% जो रिजर्व्स मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह होता है, तो वो भी हमको यूएसए से ही मिलते हैं। ओके, द एरिया विथ रिच मिनरल डिपोजिट हैव अट्रैक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे मेरे पास वस्तु ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ पीपल मेरे पास आएंगे। तो वैसे ही हम सभी देश, कि बाकी के सभी देश वो यूएसए के पास क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। द इकोनॉमीज ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक आर एंटायरली डिपेंड ऑन देयर ऑयल एक्सपोर्ट। तो ये हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक में, these countries are totally depend on the oil, क्योंकि वहाँ पे उनको मिनरल्स में क्या मिला? उनको ऑयल उनके पास ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, और बाकी के देश उनके पास से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ये पता चला?
ये पता चला? यस और नो? Yes, ma'am. ये पता चला आपको? Yes. ओके ओके। अभी पहले से आप जरा अपना स्लाइड, अभी तक का 12 स्लाइड्स हुआ है, आई थिंक ये 13 स्लाइड्स है आपके पास। तो आप जरा स्क्रॉल करके देखिए कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है क्या। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता हो, कि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता हो, तो आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल एक्सप्लेन। जल्दी से देखिए। पहले से देखिए। टोपोग्राफी से लेके पहले से देखिए। आपके मोबाइल पे पूरा स्क्रीन दिखता है ना? यस और नो? यस और नो? Yes. पूरा Yes, स्क्रीन ma'am. दिखता है ना? Yes, ma'am. आप जरा स्क्रॉल कीजिए और आप मुझे बताइए आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी देखिए, बिना किसी हिचकिचाहट से आप मुझे बोल सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिबल मत कीजिए, मैं हर बार नहीं बताऊंगी, हर बार नहीं बताऊंगी आपको। स्क्रिबल करना छोड़ दिए, अभी आप बच्चे नहीं रहे, खेल नहीं रहे, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है आपकी। देख रहे हैं आप अपनी स्लाइड? बारी बारी देख रहे हैं क्या? किसी को पूछना है क्या? देखिए। ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? यस और नो? यस और नो? ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन। जैसे परसों भी हमने सॉइल के बारे में बोला था कि जब जगह बदलती है, जब राज्य बदलता है, जब गांव बदलता है, तो गांव की मिट्टी भी बदलती है, देश की मिट्टी भी बदलती है। इसलिए मीन्स यहाँ पे सॉइल डिफरेंट टाइप्स का आपको दिखाई देता है। सॉइल इज गवर्निंग फैक्टर इन रेजिंग पर्टिकुलर क्रॉप। ओके, तो जैसी मिट्टी होगी उसके हिसाब से वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, उसके हिसाब से वहाँ पे क्रॉप होगा। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. कल मैंने कौन सा एक एग्जांपल दिया था, मिट्टी से रिलेटेड आपको कौन सा एक एग्जांपल दिया था? मिट्टी से रिलेटेड आपको कौन सा एक एग्जांपल दिया था? हमारे यहाँ की मिट्टी लाल। यस, कल मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, क्रॉप का भी एक एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? हमारे यहाँ की मिट्टी लाल होती है और दूसरे इधर की थोड़े अलग कलर की होती है। पर लेकिन क्रॉप का एग्जांपल कौन सा दिया था? मैंने आपको दिया था कल, मैं आपको रिकॉल नहीं करूंगी, आपको पता है, आप मुझे बताएंगे कौन सा दिया था, कौन सा दिया था आपको? रबर का। क्या? हेलो, मैम रबर एग्जाम्पल दिए थे और गेहूँ का जो हाँ, पंजाब गेहूं का में। दिया था। मैंने बोला था ना पंजाब में गेहूं ज्यादा होते हैं, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको एक आज दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ, कॉटन। ओके, कॉटन का जो क्रॉप होता है, कॉटन होता है ना, हम जो क्लोथ्स वगैरह कॉटन के इस्तेमाल करते हैं, तो कॉटन
ज्यादातर गुजरात में ये जो क्रॉप होता है उसकी जो मिट्टी है उसके हिसाब से वहाँ पे कॉटन ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से तो कॉटन देखिए यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर सुटेबल फॉर द कॉटन एंड टोबैको। तो ब्लैक मीन्स जो सॉइल रहता है, काली मिट्टी बोलते हैं उसके लिए, तो काली मिट्टी टोबैको के लिए और कॉटन के लिए ठीक रहता है। तो वहाँ जहाँ काली मिट्टी है तो वहाँ पे कॉटन और टोबैको ज़्यादा रहता है। तो वो क्या करेंगे, दूसरे राज्यों को क्या करेंगे, गुजरात क्या करेगा, दूसरे राज्य को एक्सपोर्ट करेगा ना, एक्सपोर्ट करेगा कि नहीं? हाँ यस मैम। एक्सपोर्ट हाँ करेगा। तो इसके हिसाब से जैसी मिट्टी होती है, जैसा क्लाइमेट होता है, जैसा साइज होता है, उसके हिसाब से उसकी इम्पैक्ट वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल हम जो कॉटन के क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं, तो ये कॉटन का सब आता कहाँ से है कि गुजरात में बहुत बड़ी बड़ी मिल हैं, कपड़ों की मिल है, तो कॉटन वहाँ पे ज़्यादा उगता है, तो इसकी वजह से कॉटन वहाँ पे मीन्स कॉटन के क्लोथ्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड चलता है। यस और नो? यस और नो? हाँ यस तो मैम। यही पॉइंट है। ओके, अभी आप देखिए नेक्स्ट yes पॉइंट। ma'am Okay. Then next point is alluvial soil for sugarcane, jute, rice, etc. The fertility of soil controls the quality and quantity of particular crops. Alluvial soils. तो alluvial जो soils होते हैं, alluvial soils of sugarcane means गन्ना, जूट आपने देखा है कभी? जूट जूट देखा है? नो मैम। नहीं, जूट का ओके। हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कभी हमारे दापोली में कितने दिन रहते हैं? जूट का आपने कोई पर्स वगैरह कभी यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया? जैसे जूट के चीजें बनाई जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल पर्सेस बनाए जाते हैं, फिर बैग्स बनाए जाते हैं। यस, याद आ रहा है? सेल लगते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे? सेल लगते हैं ना कभी कभी? सेल लगते हैं ना, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हर एक साल में मुंबई ग्राहक पंचायत का सेल लगता है। यस और नो? दापोली में लगता है, दापोली में लगता है। ओके, तो वहाँ पे आपको जूट बैग दिखाई देती है। जूट बैग में हाथों से बुना हुआ, जो इसको हम लघु उद्योग बोलते हैं, हाथों से बना हुआ। ओके, तो कॉटन उसमें कॉटन बैग्स जैसा होता है, कॉटन उसका कपड़ा अलग होता है। तो जूट का जो कपड़ा होता है, तो ये जो सॉइल है राइस वगैरह, तो उसका जो जैसी मिट्टी होगी वहाँ पे ऐसा ही हमको ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको पानी ज़्यादा लगता है। शुगर कैन, जूट, राइस, इसको सबको पानी कैसे लगता है? बहुत ज़्यादा लगता है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? yes ma'am यस मैम। अभी मुझे ऐसा लग रहा है यस आप सच्ची में yes सो ma'am रहे हो, सच्ची में सो रहे हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे अभी। सो रहे हैं? नहीं मैम। No, ma'am. no ma'am ओके, तो ओके अभी क्या करेंगे, आज क्या करेंगे? आज आपको जितना भी पढ़ाया है, ये दूसरा पीपीटी है, एक पीपीटी मैं आपको भेज चुकी हूँ, ये दूसरा पीपीटी है। आज आप क्वेश्चन निकालेंगे, आप निकालेंगे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोपोग्राफी। आज जो आप क्वेश्चन लिखेंगे और मुझे मैं आपको क्लासरूम का भेजती हूँ, आजकल मैं आपको क्लासरूम का कोड भेजती हूँ, तो वहाँ पे आप क्लासरूम पे डालेंगे। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस। मैम। हाँ, यस तो आज मैम। आपका होमवर्क ये होगा कि आप कंसेप्ट ऑफ टोपोग्राफी, सिर्फ एक ही पॉइंट, ज़्यादा नहीं दूंगी, जितना दिया उतना परफेक्ट करो। तो सभी क्वेश्चन उसमें आ गए हैं, लेकिन आपको ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहला पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था? टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी या लोकेशन जो कुछ भी होगा, तो लेकिन आज आपको लिखना है, सिर्फ टोपोग्राफी पे लिखना है। तो टोपोग्राफी पे लिखेंगे, उसका नोट्स निकालेंगे और आप मुझे भेजेंगे, ठीक है?